मैंने बहुत सी हॉन्टेड वीडियोस आप सभी को दिखाई हैं, सुनाई हैं, उनका प्रूफ्स आपको दिया है, लेकिन आज की जो हॉन्टेड वीडियो मैं आपको बताऊंगा, यकीन मानिए वही एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसकी मिस्ट्री पूरी तरह से सुलझ गई और यहाँ तक कि पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में शामिल थी। जी हाँ, ये जो कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, ये कहानी एकदम से ही बहुत बुरा ट्विस्ट ले लेती है। जहाँ ये घटना शुरू से लेकर एंड तक हॉन्टेड थी, वहीं एकदम से पलट जाती है और कैसे पलटती है चले जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। सन 1986 में एनी और जेसिका नाम की दो बहनें अपनी टीनेज की उम्र में थी और तभी उनकी माता का कैंसर की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद ये दोनों अपने पिता के साथ ही सारा दिन रहने लगी। इनके पिता का नाम ब्रायन एंड्रयूज था। यकीन मानिए अपनी माता के जाने के बाद या फिर अपनी पत्नी के जाने के बाद ब्रायन और एनी जेसिका तीनों ही बहुत ज्यादा टूट चुके थे। इनका दुख इनके काबू में नहीं था और इनका सारा दिन रोना नहीं रुक रहा था। खैर, ब्रायन के सिर पर जिम्मेवारी थी अपनी दोनों बच्चियों को पालने की, तो उसने और ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा ताकि और ज़्यादा पैसा यहाँ आ सके और इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन एनी और जेसिका यहाँ अपनी माता की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनसे अपना दुख कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब क्योंकि ब्रायन का काम था, वो तो अपने घर से बाहर ही रहता था ज़्यादातर काम के सिलसिले में, तो एनी और जेसिका घर पर अकेले ही रहती थी। ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रहती थी, कई बार तो रातों को भी उनको अकेले ही रहना पड़ जाता था। और ऐसी ही एक रात आई जब एनी और जेसिका अपने घर पर अकेली थी, तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से अपनी मरी हुई माँ से बात की जाए। जी हाँ, उन्होंने किताबें वगैरह पढ़ी इसके बारे में कि क्या हो सकता है, तो उन्हें पता चला कि उइजा बोर्ड ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ और नहीं सोचा, वो सीधा अपने घर की नीचे बनी बेसमेंट में गई और वहां पर उन्होंने एक उइजा बोर्ड देखा था पहले घर में पड़ा हुआ, तो उन्होंने वो इस उइजा बोर्ड को वहां से निकाला और उनको पता नहीं था कि किस तरीके से इस तंत्र मंत्र को शुरू किया जाता है, क्या कुछ इसमें करना होता है। उन्होंने जस्ट उस उइजा बोर्ड को वहां पर रखा और उसके दोनों तरफ बैठकर ऐसे ही धक्के से चिल्लाने लग गई कि माँ, अगर तुम यहाँ पर हो तो हमें साइन वगैरह दो, अगर तुम हमारी बातें सुन रही हो तो हमारी बातों का जवाब दो। कई घंटों तक ये दोनों लड़कियां मिलकर ये इस उइजा बोर्ड पर काम करती रही, लेकिन फाइनली उनका हाथ कुछ नहीं लगा। ना ही उनकी माँ से उनकी बात हो पाई, ना ही उनकी माँ के दर्शन उन्हें हुए और ना ही ऐसा कोई साइन वहां पर आया जो ये साबित करे कि उनकी माँ वहीं पर मौजूद थी। जिसके बाद इन दोनों ने परेशान होकर उस उइजा बोर्ड को वापस उठाया और बेसमेंट के साइड में रख दिया। और अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना, अब बहुत लेट हो चुका है, रात के भी 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो क्यों ना अब सोने जाए। और वो उस बेसमेंट से बाहर निकलकर अपने अपने कमरे में जाकर सोने चली गई। अब क्योंकि उनके पिता तो यहाँ पर थे नहीं, ब्रायन घर पर थे नहीं, तो दोनों लड़कियां अपने अपने कमरे में अकेली सो रही थी। लेकिन सोने के कुछ ही समय बाद उनको घर में से टैप टैप की आवाजें सुनाई देने लगी। काफी देर तक ये टैप टैप की आवाज चलती रही, तो जेसिका इसे परेशान हो गई। जेसिका उठी, अपने कमरे से बाहर निकलकर एनी के कमरे में गई और उसे जगाया और कहा कि हे एनी, क्या तुमने उस टैप टैप की आवाज सुनी है जो अभी भी चल रही है? वो कहती है कि हाँ, मैं भी काफी देर से सुन रही हूँ। और दोनों लड़कियां अपने बेड से खड़ी हो जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। उनके पिता घर पर नहीं थे तो उनको थोड़ा सा डर भी लगने लगा, लेकिन उनके मन में अब एक उम्मीद यहाँ जग चुकी थी कि शायद उनकी माता यहाँ आई है और उनसे अब बात करने की कोशिश कर रही है। वो दीवारों के पास खड़े हो होकर ये बोलने लगी कि हे मॉम, अगर आप यहाँ पर हो तो आप हमें टैप टैप करके फिर से इशारा करो, आप हमसे बात करो, अपना कोई साइन यहाँ पर दो हमसे बात करने का। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी माता से क्वेश्चन तक करने शुरू कर दिए कि माँ, तुम कहाँ पर हो, क्या तुम हमें देख सकती हो और तुम अभी कैसी दिख रही हो। सब कुछ क्वेश्चंस जो एक बच्ची अपनी माँ से पूछ सकती थी, उन्होंने जोर जोर से घर में खड़ी होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो रात तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी बिता ली और सुबह हुई, पूरा दिन काम धंधों में निकल गया। शाम होते होते उनका पिता ब्रायन जो था वो भी घर आ पहुंचे। ब्रायन के घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पिछली रात की सारी घटना ब्रायन को बताई और कहा कि ऐसे ऐसे हमने उइजा बोर्ड निकाल कर मम्मी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी थी और रात को ऐसे ऐसे हमें टैपिंग साउंड सुनाई देने लगी। और अब बेचारा ब्रायन जो था 2 दिनों से काम धंधा करके थक हार कर घर पर आया है और ये सब बातें सुन रहा है। बेशक उसे भी अपनी पत्नी के जाने का बहुत दुख था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम ये सब ना करो और रोक दो इसे यहीं पर, मैं तुम्हारे ग्रीविंग क्लास जो होती है वो लगवा दूंगा। लेकिन बाहर के देशों में अगर किसी का प्यारा या फिर सगा संबंधी मर जाए तो उसके दुख से बाहर निकलने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। जी हाँ, उस दुख से बाहर निकालने के लिए क्लासेस लगती हैं जिसके अंदर लोग जाते हैं और उस दुख से बाहर निकलकर वापस आते हैं। कमाल है। और फिर ब्रायन ने दोनों लड़कियों को कहा कि तुम टेंशन मत लो और तुम जो कर रही हो ठीक है, मैं तुम्हारी ड्राइविंग क्लासेस जो है वो ज्वाइन करवा दूंगा, उसमें तुम जाना और अपने दुख को हल्का करके आना। अब बेचारा ब्रायन भी थका हुआ था तो उसने कहा कि चलो
जाओ अपने अपने कमरों में और सो जाओ। ब्रायन भी सोने चला गया, तीनों सोने चले गए। लेकिन वही टैप टैप की साउंड जो थी वो फिर से आने लगी और एनी और जेसिका उठकर ब्रायन के कमरे में आए और उन्होंने कहा कि देखो ये टैप टैप की साउंड ही तो है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ और बाद में देखेंगे इसे। एनी और जेसिका वापस अपने कमरे में गई सोने और ये टैप टैप की साउंड काफी दिनों तक ऐसे ही चलती रही। अब ये टैप टैप की साउंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इस टैप टैप की साउंड ने दोनों लड़कियों की नींद को खराब करना शुरू कर दिया। वो अपने पिता पर चिल्लाने लगी कि पापा आप इस टैप टैप की साउंड का पता क्यों नहीं लगाते कि ये कहाँ से आ रही है, ये हमें इतना परेशान कर रही है। उसने कहा कि ठीक है मैं इस पर ध्यान दूंगा। जब ब्रायन अपने काम धंधे पर चला जाता, दोनों लड़कियां अपने काम से कुछ बाहर चली जाती, कॉलेज वगैरह के लिए बाहर जाती, मार्केट वगैरह के लिए बाहर जाती। लेकिन जब ये तीनों वापस आकर देखते तो घर का ज़्यादातर सामान इधर से उधर पड़ा हुआ मिलता। जी हाँ, फर्नीचर अपसेट मिलता, चीज़ें इधर उधर मिलती, किचन का सामान बिखरा हुआ मिलता। ये सब क्या हो रहा था? जब ब्रायन ने ये सब देखा तो उसने अपनी दोनों बच्चियों पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये सब तुम लोग कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। माता का दुख तुम्हारी मुझे भी है, लेकिन मैं तुम्हारी ग्रीविंग क्लास ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ ना, तो अभी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन दोनों लड़कियों ने कहा कि पापा हमने ऐसा नहीं किया। इस पॉइंट पर आते आते दोनों लड़कियों का विश्वास ही उठ गया कि उनकी माँ उन्हें फिर से कभी कांटेक्ट करेगी और जो टैप टैप की साउंड उन्हें उनकी माँ की लग रही थी, वही टैप टैप की साउंड अब उन्हें डराने लगी थी और वो सोचने लगी थी कि ये चीज़ तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, ये सच में कुछ और ही है, हमारी माँ नहीं है। उनको लगने लगा कि उस वीज़ा बोर्ड से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनकी माँ तो नहीं लेकिन कोई और बुरी आत्मा उससे बाहर निकलकर इस घर में आ गई है और अब वो हमें परेशान करने लगी है। जनवरी 1987 की एक शाम को दोनों लड़कियां बैठकर अपने ड्राइंग रूम में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और तभी उन्हें फिर से टैपिंग साउंड सुनाई देने लगी। पहले जो टैपिंग साउंड आया करती थी वो घर की दीवारों में से आती थी, लेकिन अब की बार ये टैपिंग साउंड उनके घर के नीचे बने बेसमेंट से आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब की बार जाकर इस भूत को देखा जाए कि ये कौन है जो टैप टैप की साउंड निकाल रहा है। दोनों लड़कियां वहां से उठी और घर के बेसमेंट की तरफ जाने लगी। नीचे गई वो, लेकिन नीचे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो वापस मुड़ी और वापस मुड़ के जैसे ही वो वापस बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो सीढ़ियाँ जब पूरी खत्म हुई तो उसके ऊपर सामने लिखा हुआ था कम एंड फाइंड मी, आई एम इन योर क्लोजेट। ये चीज़ देखते ही दोनों लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें अब ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ उनकी माँ नहीं है, कुछ और ही है जो उन्हें इतना परेशान कर रहा है। उनकी रातों की नींद ये सब देखकर उड़ी हुई है। लड़कियां बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो वो सीधा घर से बाहर निकल गई और वो बार बार बोल रही थी कि टैप टैप की साउंड तक ठीक था, लेकिन ये उससे ज़्यादा बढ़ चुका है और ये अब हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। वो सीधा वहाँ से निकलकर अपने पड़ोसी के घर गई और पड़ोसी को जाकर पूरा मैटर समझाया कि ऐसे ऐसे हमने कुछ टाइम पहले वीज़ा बोर्ड के ऊपर ये सब किया था और तब से ही ये टैप टैप की साउंड शुरू हो चुकी है और अब जाकर देखिए हमारे घर में फर्नीचर इधर उधर हो जाता है और ऐसे ऐसे दीवारों पर बहुत डरावने टेक्स्ट लिखे हुए मिल रहे हैं, आप प्लीज़ एक बार चल कर देखें। तो उनके पड़ोसियों ने कहा कि आप टेंशन मत लो, दोनों लड़कियों को कहा कि टेंशन मत लो, आप यहीं रुक जाओ, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते तब तक हम भी उस घर में नहीं जाएंगे और तुम यहीं पर अपने पापा के आने का इंतज़ार कर लो। रात होते होते उन्होंने देखा कि उनके पिता की गाड़ी भी आने वाली है और वो घर के बाहर मतलब कि पड़ोसियों के घर के बाहर खड़ी हो गई और जैसे ही उनको अपने पिता की गाड़ी आती हुई दिखाई दी उन दोनों ने हाथ हिलाना शुरू कर दिया और सीधा उसकी गाड़ी को अपने पड़ोसियों के पास ही बुला लिया। पड़ोसियों के घर पर जाकर उन दोनों ने पूरी बात बताई। पड़ोसियों ने भी समझाया कि ऐसे ऐसे बच्चियां बहुत डरी हुई हैं और बताया कि ऐसे ऐसे घर में तुम्हारे कुछ लिखा हुआ मिल रहा है और इससे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ ब्रायन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और उसने फिर से अपनी दोनों बच्चियों को ही समझाना शुरू कर दिया कि देखो अब बहुत हो गया, अब तुम ये सब चीज़ें रोक दो, मेरी बस से बाहर हो रहा है और मैं तुमको कल ही ग्रीविंग काउंसलर के पास छोड़ कर आऊँगा, वहाँ तुम अपनी अपनी पूरी क्लासेस लगाना, तभी तुम्हारा दुख हल्का हो पाएगा और मैं भी आराम से काम कर पाऊँगा। ये लाइन थी जो तुम क्रॉस कर चुकी हो, इससे ज़्यादा मजाक मैं सहन नहीं करूँगा। उन दोनों लड़कियों ने चलकर ब्रायन को वो टेक्स्ट भी दिखाया जो लिखा हुआ था कैन यू फाइंड मी, आई एम इन योर क्लोजेट। जिसके बाद ब्रायन ने वो टेक्स्ट अपने हाथ से मिटाया और तीनों आराम से सोने चले गए। कुछ और हफ्ते बीत गए, जी हाँ कुछ और टाइम बीत गया और बीच में कोई टैप टैप की साउंड नहीं आई, कुछ नहीं आया, घर बिल्कुल एकदम शांत था। लेकिन फिर एक शाम जब ब्रायन अपने घर से बाहर था, दोनों लड़कियां अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और तभी उनके सामने फिर से वो टैप टैप की साउंड आने लगी और दोनों लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना फिर से जाकर देखा जाए कि ये टैप टैप की साउंड कहाँ से आ रही है। दोनों लड़कियां वहाँ से उठी और उन्होंने देखा कि ये तो
एनी के कमरे से आ रही है। और जैसे उन्होंने एनी का कमरा खोला और उसमें वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हे आई एम बैक, फाइंड मी इफ यू कैन। जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर से वही काम किया जो पहले किया था। वो तुरंत घर से भाग ली और भागकर सीधा अपने पड़ोसियों के घर गई और पड़ोसियों को सीधा जाकर फिर से वो सारा कुछ काम समझाया कि ऐसे से एक बार और झटका लग चुका है। तो पड़ोसियों ने समझाया कि कोई बात नहीं, झटका लगा है तो हम ही संभालेंगे, तुम यहाँ बैठो और हम फिर से इंतज़ार करेंगे मिलकर तुम्हारे पिता के आने का। और पिता तुम्हारे आएंगे, तुमको फिर से डांटेंगे कि तुम ये सब रोक दो और आराम से जाकर सो जाना। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। फाइनली रात को ब्रायन घर पर आया और दोनों लड़कियों ने फिर से उसे हाथ देकर पड़ोसियों के घर बुला लिया। वहाँ पर पहुँचे और ब्रायन ने फिर से उन्हें डांटा कि तुम ये सब रोक दो, कितनी बार तुम्हें समझाया है, ये सब मत करो, ऐसे हमारी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू कम हो रही है, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। लेकिन पड़ोसियों ने समझाया कि बच्चियां डरी हुई हैं, एक बार तुम खुद जाकर देख लो, हम भी साथ चलते हैं कि अंदर घर में आखिर चल क्या रहा है। तो ब्रायन ने कहा कि तुमको किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला पूरे घर को चेक करके आता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या है। तो जैसे ही ब्रायन ने घर का मेन दरवाज़ा खोला तो वो अंदर के हालात देखकर दंग रह गया। जी हाँ, अंदर के हालात कुछ ऐसे थे जैसे सिर्फ इस घर के अंदर ही एक बहुत बड़ा तूफान आया हो, जिससे इस घर का सारा सामान इधर उधर डोल चुका था। जी हाँ, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था और वो सामान के बीच में से टपते हुए आगे की तरफ गया और फाइनली सभी कमरों को चेक कर रहा था। और वो फाइनली ऊपर एनी के कमरे में जा पहुंचा। एनी के कमरे को खोलते ही उसने वहाँ के हालात देखे, पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा था। उसने सामने वो लिखा हुआ देखा, फाइंड मी इफ यू कैन वाला, और सामने जो एक अलमारी थी जिसके आगे शीशा लगा हुआ था, उस अलमारी के अंदर एक आदमी उसकी ही मरी हुई पत्नी के, यानी कि ब्रायन की मरी हुई पत्नी के कपड़ों को पहनकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था और उसने विग भी लगा रखी थी। वो बिल्कुल एक महिला की तरह दिख रहा था लेकिन वो एक आदमी था। जैसे ही ब्रायन ने उस आदमी को देखा, ब्रायन के भी होश उड़ गए और तुरंत वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ पाता, यानी कि ब्रायन उस आदमी को पकड़ पाता, वो आदमी उस अलमारी से निकलकर घर में अंदर भागने लगा और भागते भागते एकदम से ही ब्रायन के सामने ही गायब हो गया। अब ब्रायन भी पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि अब वो इसे नहीं ढूंढेगा, उसके पास कुल्हाड़ी है, वो उस पर हमला कर सकता है। वो घर से बाहर निकला, उसने घर को अच्छे से बंद किया, चारों तरफ से देखा घर बंद है और सीधा वो निकल कर अपने पड़ोसियों के पास गया जहाँ पर उसकी दोनों लड़कियां मौजूद थी। और उसने सबसे पहले वहां जाकर कहा कि तुरंत पुलिस को बुलाओ, यहाँ घर में कोई है जिसके पास कुल्हाड़ी है और वो किसी पर भी अब हमला कर सकता है। पुलिस आई, तुरंत पुलिस ने पूरे घर को चेक किया लेकिन वो आदमी वहां कहीं नहीं मिला। अब ब्रायन सोच में पड़ गया कि मैंने उसे घर के अंदर ही बंद किया है, वो मेरे सामने घर के अंदर ही कहीं छुपा है। और एकदम से पुलिस कह रही है कि उन्हें वो नहीं मिला, पूरे घर को चेक कर लिया गया है लेकिन वो वहां नहीं है। अब पुलिस ने भी उनको कह दिया कि तुम ठीक है यहाँ पर मत रहो, कुछ दिनों के लिए तुम परिवार में किसी के पास चले जाओ, फिर पड़ोसियों के पास रह लो। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रायन जो था वो आस पड़ोस में पूछताछ कर रहा था कि क्या तुमने एक अजीब से आउटफिट पहने हुए आदमी को भागते हुए यहाँ से देखा है। तो सभी ने मना कर दिया कि उन्होंने किसी ने नहीं देखा। 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों तक ब्रायन के दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरी लड़कियां, मेरी बच्चियां इतने दिनों से कह रही थी कि उनको टैप टैप की साउंड सुनाई दे रही है, कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और मैंने उनको घर में ऐसे ही अकेले छोड़ा हुआ था एक राक्षस के बीच में जो कभी भी उनकी जान ले सकता था, जो कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता था। और फाइनली 2 हफ्तों बाद इस परिवार को लगा कि रिश्तेदारों के पास भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, यहाँ उनको भी दिक्कत हो रही है और हमें भी अपने घर की याद आ रही है, तो क्यों ना हम वापस अपने घर ही चलें। और वैसे भी पिछले 2 हफ्तों से पुलिस घर पर नज़र बनाए ही हुए है, वहीं आसपास ही रहती है, चारों तरफ देखती रहती है और अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ऑब्वियसली वो आदमी वहाँ से भाग गया होगा। अब की बार हम पूरे घर को अच्छे से बंद करके रखेंगे ताकि हमारे घर में कोई ना आ सके। अब फाइनली गाड़ी लेकर ब्रायन अपने दोनों लड़कियों के साथ अपने घर पहुंचा ही था और दूर से मतलब अपने घर को देख रहा था और उसने देखा कि उसके घर के जो 2nd फ्लोर है उसके ऊपर एक कमरे में लाइट जल रही है। लेकिन उसे अच्छे से याद था कि वो घर को अच्छे से बंद करके आया था, चारों तरफ से खिड़कियां और शीशे, दरवाजे सब कुछ वहां से बंद करके आया था। उसने पूरे घर की लाइट्स वगैरह भी बंद करी थी। बाहर से घर बंद है, पुलिस अंदर जा नहीं सकती, पुलिस बाहर से ध्यान रख रही है इस घर का, तो ये लाइट यहाँ कैसे ऑन हुई? उसका शक बढ़ता ही जा रहा था। वो धीरे धीरे घर के पास पहुंचा और जैसे ही मोड़कर अपने घर के अंदर गाड़ी घुसा रहा था तभी उसने देखा कि उसी 2nd फ्लोर की खिड़की पर एक आदमी खड़ा है और वो आदमी वही है, उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी वहां मौजूद है। वो देखते ही ब्रायन पूरी तरह से डर गया और ब्रायन ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस
सेकंडों में वहाँ पर वापस आ गई और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम घर की पूरी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं था, ये लाइट भी अभी तक बंद थी, क्या तुमने लाइट जाकर ऑन करी है? ब्रायन बोला कि तुम पागल हो गया, मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ और ये लाइट कब से ऑन है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम इसका ध्यान रख रहे थे। पुलिस वालों को इसका कोई आइडिया नहीं था, तो पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, तुम घर का दरवाजा खोलो, हम ऊपर जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। पुलिस के कहने पर ब्रायन ने अपना घर खोला और सामने सारे घर के अंदर घुसे। घर के अंदर का हाल वैसा ही था, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन अब की बार घर के अंदर पूरी दीवारों पर, हर जगह दीवारों पर सिक्के होते हैं ना, जो छोटे छोटे सिक्के, उनको ग्लू से चिपकाया गया था। जी हाँ, पूरे दीवार पर, घर के सारा दीवार पर हर जगह सिक्के चिपके हुए थे और इन सिक्कों के बीच में, मतलब कि जो खाली जगह दीवारों पर बची हुई थी, उनके बीच में लाल कलर के स्केच कह सकते हैं या फिर मार्कर कह सकते हैं, उससे बहुत ही अजीब भाषा में, कोड भाषा कह सकते हैं, उसके अंदर अजीब अजीब लाइनें लिखी हुई थी। पूरा घर इस चीज़ से भरा हुआ था और ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि जब हमने घर बंद किया था तो ऐसा कुछ नहीं था और ये सब कुछ अब कैसे हो गया। तो उन्होंने पूरे घर की जांच शुरू करी। उन्हें घर में कुछ नहीं मिला, घर में कोई बंदा मौजूद नहीं था। तो एक पुलिस वाला घर के नीचे मौजूद बेसमेंट में गया। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँ कि उन्होंने क्या देखा, मैं आपको ये बता दूँ कि बाहर के देशों में, अमेरिका में आज भी घर जो होते हैं वो लकड़ियों के होते हैं और उन लकड़ियों के घर के नीचे, जैसे कि एक घर है, इसका ये नींव है, उसके नीचे क्रॉल स्पेस वो छुड़वाते हैं ताकि नीचे कुछ सामान वगैरह रख सकें। उसमें सिर्फ इतना ही स्पेस होता है, इतना मतलब कि क्या कहूँ मैं, 2-2.5 फुट का ही होता है। उसमें बंदा सिर्फ झुक के ही चल सकता है या फिर लेट कर चल सकता है। इतना जगह होती है घर के नीचे कि वो अपना कुछ सामान वगैरह रख सके, उसको वहाँ पर क्रॉल स्पेस बोला जाता है। तो उस पुलिस वाले ने उस बेसमेंट में देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो वहाँ से अलग हो चुका है और वो ऐसे ही अटकाया हुआ है और वो लकड़ी का टुकड़ा सीधा आगे जाकर क्रॉल स्पेस में मिलता है। और जैसे ही पुलिस उस क्रॉल स्पेस में घुसी तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, कोई था जिसने इस घर के हर कमरे में अपनी पहुंच बना रखी थी। तो वो आदमी उस क्रॉल स्पेस के सहारे घर के किसी भी कमरे की दीवार के पीछे जाकर छुप सकता था और छेद वगैरह कर सकता था। उसने छेद इन्फेक्ट किए भी हुए थे। वो घर की हर बंदे पर अपनी नज़र बनाए हुए था। ये सब देखकर ब्रायन, उसकी दोनों बेटियां और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे। ये सोच रहे थे कि ये सब किया कैसे गया। और जब इस पूरे क्रॉल स्पेस की जांच की गई तो उन्हें वहाँ पर एक डैनी लैप्लेंटे नाम का लड़का मिला। जी हाँ, वो भी एक टीनेज लड़का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एनी का ही एक्स बॉयफ्रेंड था। एनी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ब्रेकअप एनी ने किया था, वो लड़का जो था उसको मंजूर नहीं कर पा रहा था, उसकी ना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और उसने सोचा कि क्यों ना अब एनी से और उसके परिवार से बदला लिया जाए। कैसे एकदम से स्टोरी पलट गई। अब आगे स्टोरी में जो हुआ वो सच में बहुत दुखदायक था। जी हाँ, तुरंत डैनी को पकड़ा गया और डैनी से पूछा गया कि तुमने सब क्यों किया। तो उसने कहा कि उसे पता चला कि एनी की माता का निधन हो गया है और वो ऐसे ऐसे अपनी माता के लिए बहुत परेशान है। तो उसने सोचा कि क्यों ना एनी और उसके परिवार से उनके जो माता है वो बनकर बात की जाए और उन्हें थोड़ा डरा कर रखा जाए। तो उसने घर के बाहर से गड्ढा खोदकर अंदर तक पहुंच बनाई और ऐसे टैप टैप की साउंड जो थी वो क्रॉल स्पेस को खाली करने की साउंड आती थी, जिसे ये लोग समझ लेते थे कि उसकी माँ उनसे बात कर रही है। खैर, पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। अब लड़का क्योंकि नाबालिग था तो उसे जुवेनाइल कस्टडी में रखा गया। जुवेनाइल कस्टडी पूरी करने के बाद वो वापस जब बाहर आया तो उसने इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही दुखदायक था। ये किस तरह का बदला डैनी लैप्लेंटे द्वारा लिया गया, क्या कसूर था एनी और उसके परिवार का, लेकिन उसने इस पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। सोचकर देखिए, आपके घर में, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर भी आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति कई महीनों तक छुपकर आपको बिना पता चले रह रहा हो और जब आपको पता चले कि वो ऐसे इतने महीनों से आपके घर में रह रहा था तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। इससे जुड़ी आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो रात को आज 9 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरियां लगाऊंगा इस स्टोरी से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ आप मुझे वहां पर फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लीज़ वहां मुझे फॉलो जरूर कर लें। मेरे 30,000 फॉलोवर्स पूरे होने वाले हैं। पिछली वीडियो का शाउट आउट नीतू को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।